अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज टीचर अफसा खान। ओके क्लास, नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है वो सिर्फ शुरू में कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने करनी है, और इसके बाद चार पांच कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस वो क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने आपको मैम नेम के नोट्स में से रेडी करवाने हैं। मैं इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी। आप लोग रीडिंग मटेरियल के लिए सब लोग पीडीएफ फाइल ज़रूर डाउनलोड करना। अच्छा जी, डेफिनेशंस यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन जिस तरह से की हुई हैं आपने एग्जैक्टली उसी तरह से याद करनी है, और उसकी सिर्फ एग्जांपल थोड़ी थोड़ी करनी है, उसको पूरे डिटेल से नहीं करना। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपके पास है वो है द लिंडर थ्योरी, कि जी इस बंदे ने क्या थ्योरी दी थी और इसने क्या कहा था। इस थ्योरी का बेसिकली जो ताल्लुक है वो है डिमांड साइड से। वो कहते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड किसी मुल्क में ज़्यादा होती है, उस मुल्क के अंदर जो फर्म्स हैं वो उसी चीज़ की प्रोडक्शन करती हैं ज़्यादा। और ये एचओ मॉडल से इस लिहाज से डिफरेंट है कि एचओ मॉडल जो हमने पढ़ा था, हेक्सर-ओहलन मॉडल, उसमें यह था कि जो फैक्टर इंडोवमेंट है या फैक्टर अबंडेंस है जिसकी मुल्क के अंदर, उस चीज़ के अंदर जो इंटेंसिव है गुड उसी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस चीज़ में एक मुल्क का कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। लेकिन जो लिंडर थ्योरी है वो इस तरह से डिफरेंट है ऐसे कि इसने कहा था कि जिस चीज़ के मुल्क के लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, जो लोगों का अपना टेस्ट होता है, जो उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, जो कि उनके डिमांड कर से शो होती है, वही डिटरमिन करती है कि मुल्क के अंदर क्या चीज़ है जो प्रोड्यूस की जाएगी। जाहिर है किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन में कौन जाना चाहेगा, कि प्रॉफिट ही नहीं होगा आपका। तो वो कह रहे हैं कि इसी यही जो लोगों के टेस्ट हैं और जो उनकी डिमांड है कि वो, और तीसरी चीज़ कि वो क्या ख़रीद भी सकते हैं उन चीज़ों को जो उनका टेस्ट है, वो जो उनकी कुव्वत ख़रीद है वो उनकी पर कैपिटा इनकम से शो होगी। तो तीन चीज़ें हैं जिसकी बेस पर डिटरमिन होता है कि एक मुल्क के अंदर प्रोडक्शन क्या होगी। फर्स्ट है कि जो डिमांड है लोगों की, टेस्ट लोगों का, और उनकी पर कैपिटा इनकम। इस बेस पर जो प्रोडक्शन है वो होती है इस पर्टिकुलर डिमांड की वजह से, और इसी वजह से किसी मुल्क ने क्या एक्सपोर्ट करने की क्या कैपेबिलिटी होगी वो भी इसी से डिटरमिन होती है, इसी से मर्ज होती है। जी, नेक्स्ट पेज पर आपको जो डेफिनेशन मिलेगी वो है स्पेसिफिक टैरिफ की। अच्छा जी, स्पेसिफिक टैरिफ जो है इंपोर्ट ड्यूटी है, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है कि उन चीज़ों पे लगती है जो इसको इंपोर्ट किया जा रहा होता है मुल्क के अंदर। फॉरेनर्स की प्रोडक्ट जो बेची जा रही होती हैं वो इंपोर्ट्स होती हैं, इंपोर्ट ड्यूटी उन चीज़ों पे लगती है। अच्छा जी, स्पेसिफिक टैरिफ जो होता है इसका ताल्लुक होता है क्वांटिटी से, या पर फिजिकल यूनिट के ऊपर लगता है, कि आप 1 किलो के ऊपर कोई टैक्स लगा दो, या पर टन के ऊपर लगा दो, या 1 पाउंड के ऊपर लगा दो, कि कितने वजन के अंदर क्वांटिटी कितनी आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके पर यूनिट के ऊपर आप टैक्स इम्पोज कर सकते हो। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप कुछ भी रख सकते हो, टन भी रख सकते हो, केजी भी रख सकते हो, पाउंड भी रख सकते हो, या जैसे लगा देंगे 2 सेंट्स पर पाउंड या $25 पर टन। तो इस तरह क्वांटिटी पर ये टैक्स लगता है, और इसका क्या नेम है, स्पेसिफिक टैरिफ। इसको लगाना और मेजर करना आसान होता है क्योंकि इसका चीज़ों की प्राइस से या उनकी वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता, कि जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रही है तो टैक्स भी चेंज होता रहे। बस क्वांटिटी पे आपने टैक्स लगा दिया, और क्वांटिटी को मेजर करना, ये जानना कि कितनी शिपमेंट आ रही है, कितनी इंपोर्ट हो रही है, तो वो आसान होता है, और आप पर यूनिट टैक्स आसानी से लगा सकते, सॉरी टैरिफ आसानी से लगा सकते हो, और उसको कलेक्ट करना और उसकी नज़र रखना आसान होता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो ऐसे है कि आपने जो आप इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगाते हो या टैरिफ लगाते हो, उसका असल मकसद ये होता है कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं वो महंगी हों, ताकि आपके मुल्क के अंदर जो लोग उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोग उनकी गुड्स की डिमांड छोड़ दें और बाहर से आने वाली चीज़ की तरफ उनका रुझान बढ़ जाए। इसीलिए मुल्क के अंदर की जो प्रोडक्शन है उसको ख़त्म होने से बचाने के लिए ज़रूरी होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जो बाहर से चीज़ें आप मंगवा रहे हो उनकी प्राइसेस बहुत कम ना हो, वरना लोकल डिमांड ख़त्म हो जाती है लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा जी, अब क्या होता है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर तो किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से ये लग रहा है स्पेसिफिक टैरिफ, कि पर $1 लग जाए पर यूनिट, और जो वो उस चीज़ की पर यूनिट प्राइस है जो इंपोर्ट हो रही है वो है $5। अच्छा जी, प्राइस हो
$5 और जो टैरिफ लग रहा है स्पेसिफिक टैरिफ वो हो $1 पर यूनिट। इस तरह से अगर लग जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि ये आपके उसका कितना है, इसको आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि पर यूनिट आपको कितना पड़ा है। $1 जो लगा है डिवाइडेड बाय $5 जो उसकी प्राइस है इंटू 100। तो हम देख लेते हैं कि ये प्राइस का कितने परसेंट है। ये आपके पास आ जाएगा 20%। और अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए और प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि इम्पोर्ट की जो चीज़ है वो महंगी हो, प्राइस ज़्यादा होकर अगर हो जाए $5 से $10 इन्फ्लेशन की वजह से, तो देखिए $1 आपने आपने पर यूनिट पे टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया हुआ है ना, तो $1 का $1 ही रहेगा। जो प्राइस वैल्यू है इंपोर्ट के आइटम की पर यूनिट वो है जी $10। और ये अब आपका कितने परसेंटेज बनेगा, सिर्फ 10% है जो आप टैक्स लगा रहे हो उसकी टोटल जो उसकी प्राइस है पर यूनिट इम्पोर्ट गुड की। तो ये होता है कि जिस वक्त आपकी इन्फ्लेशन आता है और प्राइसेस ज़्यादा होती हैं इंपोर्ट की, तो ये जो टैरिफ है आपका ये उसके साथ साथ ये बढ़ता नहीं है, ये सेम रहता है, क्योंकि आपने फिजिकल यूनिट्स पे लगाया होता है, आप उसकी प्राइस वैल्यू के साथ ऐड नहीं कर रहे होते। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए होता है वो इस टैक्स के साथ हासिल नहीं, इस टैरिफ के साथ हासिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है जी एड वैलोरम टैरिफ, यानी कि ये वो टैरिफ होता है जो प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो ये भी उसके साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ पर यूनिट इम्पोर्टेड उसके ऊपर परसेंटेज वाइज लगा होता है कि जी जो उसकी वैल्यू होगी पर यूनिट किसी भी इम्पोर्ट गुड की, उसके पर यूनिट की जो प्राइस है उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी जिस जो टैक्स में टैरिफ के तौर पर चार्ज की जाएगी। अच्छा जी, एग्जाम्पल इसकी जो दी हुई है मैं आपको बता देती हूँ कि अगर तो किसी चीज़ की जो प्राइस है जो बाहर से इंपोर्ट की जा रही है P1 वो हो $10 और आपने डिसाइड किया जी आपने जो टैरिफ लगाना है वो होगा 10%। तो 10% इस 10 का क्या बनेगा, 10 इंटू डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको आप खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास जो आएगा वो होगा 1 के बराबर आएगा। ये $1 है कि $10 की चीज़ पे $1 है जो टैक्स ऐड होगा। लेकिन जिस वक्त आपकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, सपोज आपकी प्राइस हो गई है $20, इम्पोर्ट जो आप आइटम कर रहे हो उसके पर यूनिट की प्राइस ज़्यादा हो गई है 20%, तो हमने $20, तो हमने जो टैरिफ ये लगाना है एड वैलोरम, इसका क्या होता है, ये परसेंटेज वाइज होता है। ये कितने परसेंटेज था, ये था जी 10% लगा हुआ है। 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा $2 के जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ी है तो ये आपका टैक्स, ये वाला टैरिफ है ये भी बढ़ गया है। पहले $1 था, $10 प्राइस पर ऐड हुआ और ये जब प्राइस आपकी $20 हुई है तो आपका जो टैरिफ है वो भी $2 हो गया है, यानी कि ये भी ज़्यादा हो गया है। तो ये जो है वो स्पेसिफिक टैरिफ से इस लिहाज से बेहतर है कि अगर तो इन्फ्लेशन आता है या प्राइसेस हाई होती हैं तो उसके ऊपर जो टैरिफ है वो भी ज़्यादा होता है और जो गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू आ रहा होता है वो भी इंक्रीज होता है। दूसरा ये कि इन्फ्लेशन आता है तो मुल्क के अंदर की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा टैरिफ लगाओ जिससे इम्पोर्टेड गुड जो है उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं हो रही, तो उससे ये होता है कि नुकसान होता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का। इस वजह से ऐसा टैक्स जो कि इम्पोर्ट्स की चीज़ों को साथ साथ बढ़ाता जाए, महंगा करता जाए, जैसे जैसे उनकी प्राइसेस बढ़े तो परसेंटेज वाइज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए बेहतर होता है। लेकिन कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेसिफिक टैक्स है टैरिफ है वो बेहतर होता है बजाय इसके कि एड वैलोरम लगा दी जाए, क्योंकि इन दी एंड कंज्यूमर्स है जिन्होंने प्राइस पे करनी होती है दोनों चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पे जो डेफिनेशन आ रही है वो है जी इंपोर्ट सब्सिडीज क्या होती हैं। इंपोर्ट सब्सिडी क्या होती है, वो नेगेटिव इंपोर्ट टैक्स या नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ इसको कह सकते हैं। बस आपने इतनी सी डेफिनेशन करनी है, एक लाइन अंडरलाइन की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रेफरेंशियल ड्यूटीज़। नेक्स्ट ये आपके पास आई है प्रेफरेंशियल ड्यूटीज़, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ये इस किस्म के टैरिफ रेट्स हैं जो कि इंपोर्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं और किस तरह से होते हैं, जोग्राफिकल सोर्स की वजह से कि वो किस मुल्क से आ रहे हैं। ठीक है, सोर्स क्या है, जहाँ पे जरिया क्या है उनके आने का,
जोग्राफियाई लिहाज से। और जिसको ये प्रेफरेंशियल ड्यूटीज़ या ट्रीटमेंट मिलता है उस मुल्क के ऊपर की चीज़ों पे जो टैरिफ्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं, उनको लो टैरिफ पे करने पड़ते हैं। फर्स्ट टू लाइन्स के बाद अब आपने आना है एट द प्रेजेंट टाइम। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस दौर में, इस वक्त पे जो यूरोपीय यूनियन है उसका आपको पता है कि यूरोप की जो कंट्रीज जिनकी यूनियन है उसमें जैसे मिसाल के तौर पर दिया है कि अगर फ्रांस के अंदर कोई चीज़ आ रही है इटली से प्रोड्यूस होके, ये तो इंपोर्ट कर रहा है फ्रांस या इटली इंपोर्ट कर रहा हो फ्रांस से, तो उसके ऊपर उसको जीरो टैरिफ पे करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये आपने टू लाइन्स की एग्जांपल और ऊपर टू लाइन्स की डेफिनेशन जरूर याद करनी है इसकी। नेक्स्ट अब आपके पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस या जीएसपी। इसमें ये होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक लिस्ट उनके पास होती है, उसके अंदर जो गुड्स होती है उस लिस्ट में उनके ऊपर जो डेवलपिंग कंट्रीज से खासतौर पर मंगवाई जा रही होती हैं उन पर ड्यूटी फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है या परमिट किया जाता है कि वो उन चीज़ों पर जो उस लिस्ट में होती हैं उस पर ड्यूटी नहीं होगी जो किसी खास डेवलपिंग कंट्री से मंगवाए जा रहे हो। लेकिन हो सकता है कि अगर वही चीज़ें किसी डेवलप्ड कंट्री से या अमीर डेवलपिंग कंट्री से आ रही है तो उस पर बेशक वहाँ पर पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन किसी खास मुल्क के लिए डेवलपिंग नेशन है तो उसके तरफ से मंगवाई जाने वाली खास प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जिसके ऊपर टैरिफ फ्री ट्रीटमेंट ये दिया जाता है। अब आगे वो जो बता रहे हैं द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रेफरेंशियल ड्यूटीज इज दैट, क्या चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अहम है जो आपने याद रखनी है वो ये है, वो बस यही है कि जो जियोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं इन नेचर, यानी कि जो डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड हैं कंट्रीज उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट किया जाता है और ये अनडिज़ायरेबल नहीं होती, लेकिन बस एक ट्रीटमेंट है जो डिफरेंट होता है, वो भी जियोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन की वजह से उन पर अप्लाई होता है।